नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विश्व व्यवस्था या नया वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर क्या होगा भविष्य की दृष्टि से, ये इसके बारे में अभी केवल दूर का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में और निकट भविष्य में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं और उस महत्वपूर्ण प्लेयर कौन होंगे, इम्पॉर्टेंट प्लेयर कौन होंगे, तो मेरी नज़र में दो देश, चीन और भारत, पूरी दुनिया की नज़र इन पर है। ये एशिया की बड़ी ताकत है। और जो प्रधानमंत्री का आपको बयान याद हो कुछ साल पहले का कि ये सदी एशिया की सदी होगी, और वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत और चीन के संबंध हमेशा नरम गरम रहे हैं और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ख़राब रहे हैं। अब उनमें सुधार की एक गुंजाइश दिख रही है। और जो बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ समिट में कही, दरअसल मुझे लगता है भारत और चीन के संबंधों की जो भविष्य की दिशा है वो यही होगी कि हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, हम डेवलपमेंट के पार्टनर हैं, यानी विकास के साझीदार हैं। यही नीति जो है वो दोनों देशों के फ़ायदे की है। भारत को भी समझ में आता है, और ये बात आज से नहीं, थोड़ी सी पुरानी बात भी करूँगा। नरेंद्र मोदी को जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब समझ में आ गई थी। और शी जिनपिंग पूरी दुनिया में अकेले ऐसे नेता थे जिनको नरेंद्र मोदी का राजनीतिक पोटेंशियल, या कहें विश्व नेता के रूप में उनमें क्या संभावनाएं हैं, ये उन्होंने सबसे पहले देख लिया था। आपको याद होगा कि एक समय था जब पश्चिम, खासतौर से अमेरिका, नरेंद्र मोदी को अपने देश में आने के लिए वीज़ा नहीं दे रहा था। हमारे देश के कुछ लोग भी लगे हुए थे, 60-70 सांसद थे ऐसे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी अमेरिकी प्रशासन को कि वीज़ा न दिया जाए। लेकिन 2011 जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो चीन की यात्रा पर गए। चीन में शेंजन प्रांत के मेयर, उन्होंने नरेंद्र मोदी के सम्मान में हॉल ऑफ द पीपल में बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में नरेंद्र मोदी के लिए बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया, वहाँ सम्मानित किया गया उनको। और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो विश्व के पहले नेता थे शी जिनपिंग, जिनको उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर आमंत्रित किया था, गुजरात के दौरे पर आए थे। और दोनों में उस समय की जो केमिस्ट्री दिख रही थी, जिसका कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मजाक उड़ाया बाद में जब चीन से हमारा विवाद हुआ, खासतौर से डोकलम और फिर गलवान का, कि बहुत झूला झूला रहे थे शी जिनपिंग को। क्या हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ये सभी का मानना है। ये एक तरह से डिप्लोमेसी का थंब रूल है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का थंब रूल है कि स्थायी केवल आपके इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। तो मोदी को पता था और शी जिनपिंग को भी पता था कि भारत और चीन मिलकर चलेंगे तो लंबी छलांग लगा सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि ये क्यों हुआ, डोकलम में क्यों हुआ, और उसके बाद गलवान में जो हुआ वो क्यों हुआ। 4 साल से सेनाएं दोनों देशों की सीमा पर आमने सामने खड़ी हैं। चीन को लग रहा था कि ये पुराना भारत है। मोदी को समझ तो रहे थे, मोदी में पोटेंशियल तो शी जिनपिंग देख रहे थे, लेकिन मोदी के फुल पोटेंशियल का उनको अंदाज़ा नहीं था। उनको लगा पहले की तरह से भारत को दबाकर उसका कुछ हिस्सा कब्जा कर सकते हैं और उस पर दबाव भी डाल सकते हैं। आपको याद होगा कि जब शी जिनपिंग आए थे भारत, उसी समय जो है सीमा पर विवाद शुरू हुआ था। तो चीन की ये पुरानी आदत रही है, तो वो भारत को साथ लेना चाहता था, लेकिन दबाव में डालकर। मोदी ने पहली बार चीन को ये बताया कि अब वो भारत नहीं है जो चीन के दबाव में आ जाए या चीन के दबाव में आकर कोई समझौता कर ले। 4 साल तक सेनाएं दोनों देशों की सीमा पर आमने सामने रहीं, लेकिन मोदी ने पलक नहीं झपकाई। आखिर में चीन को पहले डोकलम में और फिर गलवान में पता चला कि ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये झुक कर बात नहीं करेगा, ये बात करेगा तो तनकर ही करेगा। और शी जिनपिंग को समझ में आ गया कि उनको भारत की जो ज़रूरत है उसमें भारत को वो मजबूर करके साथ नहीं ले सकते। सहयोग करके भारत
के लिए भी फायदेमंद स्थिति पैदा करके साथ ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री को भी समझ में आ रहा था, जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए चीन गए थे, तब से उनके दिमाग में रहा होगा या उससे पहले से रहा होगा कि अगर भारत को तेज़ी से तरक्की करना है तो उसको अपने पड़ोसी से संबंध, खासतौर से चीन से बेहतर करने पड़ेंगे। चीन हमारे डेवलपमेंट में, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में हमारी बड़ी मदद कर सकता है। हम जो है फार्मा सेक्टर में और बायोटेक्नोलॉजी में चीन की मदद कर सकते हैं। तो दोनों देशों के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ है, और दोनों मिलकर जो अमेरिका और पश्चिम की हेजमनी है, वर्चस्व है, उसको चुनौती दे सकते हैं। ये बात एससीओ समिट से क्लियर हो गई, दोनों नेताओं की समझ में आ गया। मोदी की समझ में मेरा मानना है पहले से आ रहा था। शी जिनपिंग गलतफहमी में थे, उनकी गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन हम चीन का साथ चाहते हैं, चीन को अपने डेवलपमेंट में पार्टनर बनाना चाहते हैं और उसके डेवलपमेंट में पार्टनर बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और ये बात एक बार नहीं, पिछले ही कुछ एससीओ समिट से कुछ दिन पहले और एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सामने बहुत स्पष्ट कर दी। वो चीन जाने से पहले जापान गए। जापान और चीन में किस तरह के संबंध हैं सबको पता है। तो उन्होंने शी जिनपिंग को उसी भाषा में जवाब दिया जो चीन की है। जो चीन के नेता भारत आने से पहले पाकिस्तान जाते हैं या भारत से लौटते हुए पाकिस्तान जाते हैं। मालूम है भारत पाकिस्तान के क्या संबंध है, इसके बावजूद जाते हैं। तो कहा कि आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये केवल जो है ऑप्टिक्स के लिए या चीन को चिढ़ाने के लिए या चीन को पर दबाव डालने के लिए नहीं था। जापान यात्रा प्रधानमंत्री की बहुत सफल यात्रा कही जाएगी। बड़े पैमाने पर समझौते हुए 5 लाख स्किल्ड और टैलेंटेड लोगों के आदान प्रदान का, आवाजाही का समझौता हुआ। इतना बड़ा समझौता इससे पहले जापान के साथ नहीं हुआ था। और ध्यान दीजिए, ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका H1B वीज़ा को लेकर तरह तरह के नखरे दिखा रहा है, कटौती कर रहा है, उन पर ज़्यादा टैक्स लगा रहा है या पैसा लगा रहा है। ये सब हो रहा है जब अमेरिका में जो भारत के प्रतिभाशाली लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो सब जब विकल्प की तलाश में हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के साथ ये समझौता किया है। साथ ही ये तय हुआ कि जापान और भारत के बीच में NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल की बैठक वार्षिक होगी, हर साल होगी। वो उसको एक स्ट्रक्चर्ड रूप दे दिया और फिर कहा एशिया पैसिफिक में कोएर्शन की राजनीति नहीं चलेगी, कोएर्शन की नीति नहीं चलेगी। और इस क्षेत्र में भारत और जापान के सुरक्षा के सरोकार हैं, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा चीन की ओर ही था कि चीन को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़र थी, अमेरिका की, यूरोप की और उसके अलावा बहुत से देशों की, ग्लोबल साउथ के देशों की, कि ये दोस्ती या ये संबंध में सुधार कैसे आगे बढ़ता है। तो ये बराबरी के स्तर की बात हुई, कहीं से भारत ने झुककर बात नहीं की। इसके मैंने कुछ उदाहरण दिए, कुछ और बताता हूँ। चीन की ओर से कहा गया कि चीन और भारत के संबंधों में सीमा विवाद का मुद्दा बाधा नहीं बनना चाहिए। भारत ने सीधे सीधे मना करने के बजाय मना किया, कहा कि सीमा विवाद हल किए बिना भारत और चीन के संबंधों में प्रगति नहीं हो सकती। हमारे लिए सीमा विवाद प्राथमिकता है, उसको हल करना प्राथमिकता है। चीन के राष्ट्रपति ने और चीन की सरकार ने जो संदेश दिया कि ये दुनिया मल्टीपोलर हो गई है, यानी अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो रहा है। और भारत ने क्या संदेश दिया, मोदी ने क्या संदेश दिया, ये तो माना कि दुनिया बहुध्रुवी हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता दुनिया में। लेकिन मोदी को एम्फसाइज करना था भारत चीन संबंध पर। उन्होंने कहा एशिया भी मल्टीपोलर हो रहा है, यानी एशिया में चीन का वर्चस्व है, ये हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम भी उतनी ही बड़ी ताकत है एशिया में, तो चीन को हमसे बराबरी के स्तर पर बात करनी पड़ेगी। और साथ में ये भी एक तरह की चेतावनी चीन को दी
कि भारत और चीन के संबंधों को, उसमें जो प्रगति हो रही है उसको तीसरे देश से संबंधों के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यानी इसका, हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं इसका मतलब नहीं कि हम अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं। हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम जापान से अपनी दोस्ती तोड़ने जा रहे हैं। हम चीन से दोस्ती कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान को गले लगाने जा रहे हैं। और उसके अलावा एक बात पर और जोर दिया भारत ने एससीओ समिट के दौरान कि चीन और भारत के बीच में ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। हम चीन से खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं, यानी चीन हमसे कम खरीदता है। तो चीन को अपनी खरीद मतलब अपना इंपोर्ट भारत से बढ़ाना पड़ेगा अगर ये ट्रेड को संतुलित करना है। तो इसलिए कह रहा हूँ बराबरी के स्तर पर बात हो रही है। और चीन को पहले डोकलम और फिर गलवान और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इन 3 घटनाओं से समझ में आ गया है कि सैन्य ताकत के बल पर वो भारत को दबा नहीं सकता। भारत उससे किसी मामले में कम नहीं है, चाहे मिलिट्री हार्डवेयर हो, चाहे स्ट्रेटजी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, किसी मामले में भारत पीछे नहीं है। और भारत ने अपने मिलिट्री हार्डवेयर की गुणवत्ता जो है ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी। पूरी दुनिया को बता दिया कि चीनी हार्डवेयर जो है, मिलिट्री हार्डवेयर, वो भारत के मिलिट्री हार्डवेयर की तुलना में कहीं टिकता नहीं है। तो चीन को समझ में आ गया कि अगर भारत से संबंध ठीक करना है तो कैसे करना है। वो पुरानी नीति उसको बदलनी पड़ेगी। पुराने रास्ते पर चलकर संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। इस समय दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। चीन को ज़रूरत है अमेरिका को संतुलित करने के लिए कि अमेरिका का जो खतरा है उससे उसका बचाव हो सके। भारत को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज़ी से हो, उसके लिए मशीनरी इक्विपमेंट भी चाहिए। ये दोनों चीन दे सकता है। तो चीन का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर कहा जाता है ग्लोबल टाइम्स, उसने कुछ दिनों पहले कहा था कि ड्रैगन और एलिफेंट दोनों का डांस होना चाहिए। तो 2 बातें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं। एक, एलिफेंट और ड्रैगन का डांस नहीं होगा। दूसरा, हिंदी चीनी भाई भाई का धोखा नहीं चलेगा। भारत अपनी ताकत पर और अपने प्रभाव के आधार पर ये संबंध ठीक कर रहा है। ये गरज सिर्फ हमारी नहीं है, चीन की भी है। ये बात चीन को समझा दी गई है। तो भारत चीन संबंध सुधर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी देशों से जिनसे चीन के संबंध खराब हैं उनसे हमारे भी खराब हो जाएंगे। इस तरह का कुछ नहीं होने वाला है। अगर चीन को ये गलतफहमी हो रही हो कि हम उससे संबंध बढ़ा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी के लिए, तो वो भी नहीं होने जा रहा है। हमारे लिए अमेरिका से संबंध सुधारना भी ज़रूरी है। हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है और अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है। ट्रंप 3.5 साल तक हैं। हो सकता है कि उनके इस कार्यकाल में अमेरिका और भारत के संबंध न सुधरें। उन्होंने विश्वास का धागा तोड़ दिया है। अब उसका जोड़ना मुश्किल है। जोड़ने की कोशिश भी होगी तो उसमें गांठ तो पड़ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका भारत का दुश्मन नहीं है, ये भारत को अच्छी तरह से मालूम है। न उस तरह का व्यवहार भारत करेगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जब झुकने का संकेत दिया और ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बारे में, प्रधानमंत्री ने तुरंत उसका जवाब दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये जवाब देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपना स्टेट प्लेन लिया और अमेरिका पहुंच गए। नहीं हुआ ऐसा। वो यूएनजीए की बैठक में भी नहीं जा रहे हैं और इस बात की भी अभी तक कोई संभावना नहीं है कि क्वाड की बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, जो इस साल के आखिर तक होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दिसंबर में होनी है, वो तय है पहले से और उसी शेड्यूल पर कार्यक्रम चल रहा है। तो भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है और ये बता रहा है कि हमारी जो ताकत है उसको देखते हुए हमसे बात करनी है, हमसे संबंध बढ़ाना है, तो बराबरी के स्तर पर। हम आपके कहने से किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, आपके कहने से किसी से दोस्ती नहीं करेंगे। हमारा आपका संबंध एक मुद्दा है जो इस बात से तय होगा कि हम दोनों का हित कहाँ तक सकता है। अपने राष्ट्रीय हित के विरोध में जाकर हम चीन से कोई समझौता नहीं करने वाले।
तो इसलिए भारत चीन संबंध को लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं कि सब कुछ बदल गया है, एकदम से समय का चक्र घूम चुका है, वैसा नहीं होने जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि डोकलाम और गलवान के बाद जो परिस्थिति बनी थी वो चलती रहेगी, उसमें सुधार आएगा, लेकिन धीरे धीरे। ये प्रक्रिया जो है ये भी बहुत तेज़ी से नहीं होने वाली है, लेकिन भारत ने चीन को ये भी बता दिया है कि हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं, और उसका नतीजा दिखना शुरू हो गया है। चीन पाकिस्तान के प्रति थोड़ा ठंडा पड़ गया है। ऐसा नहीं कि संबंध तोड़ लिए, पाकिस्तान को हथियार देना बंद नहीं करेगा, मदद करना बंद नहीं करेगा, लेकिन वो भारत की सेंसिटिविटी का भी ख्याल रखेगा, ऐसा संकेत चीन दे रहा है। अब ये कितनी दूर तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन भारत और चीन दोनों ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि साथ चलने में दोनों का भला है, आपस में लड़ने से दोनों का नुकसान है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।